हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त धर्म सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद धर्म सिंह में आपका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल हम बात कर रहे थे या पिछले वीडियो में हमने बात की पाचन तंत्र, और उस वीडियो में हमने केवल पाचन तंत्र के इंट्रोडक्शन या उसकी सामान्य जानकारी ली थी कि पाचन तंत्र का जब अध्ययन किया जाता है तो पाचन तंत्र का अध्ययन हम उसे दो भागों में बांटकर करते हैं। एक भाग में हम बात करते हैं पाचन तंत्र की संरचना की, और एक भाग में हमने बात की थी पाचन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की। तो आज हम फर्स्ट भाग से जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वो है पाचन तंत्र की संरचना। और जैसा कि हमने कल देखा था, पाचन तंत्र की संरचना में अलग अलग भाग थे। आहार नाल जो थी उसको हमने अलग अलग अंगों के रूप में डिवाइड किया था, जिसमें प्रमुख अंग जो आया था वो था मुख। मुख की पाचन में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। मुख क्या होता है? तो मुख हमारे दोनों होठ, लिप जो होते हैं, जिन्हें हम हिंदी के अंतर्गत ओष्ठ के नाम से जानते हैं, दोनों ओष्ठ या दोनों होठों के मध्य की जो ये दरार नुमा संरचना होती है, इसे कहा जाता है मुख। और इस मुख के पीछे का जो भाग आपको एक कैविटी के रूप में, एक गुहा या गुफा के रूप में दिखाई देता है, उस भाग को हम नाम देते हैं मुख गुहा, माउथ कैविटी। तो आज हम जहां से चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं उसे हम क्या नाम देंगे? मुख गुहा उसे नाम दिया जाता है। इस मुख गुहा को हम बोलते हैं माउथ कैविटी। मुख गुहा के अंतर्गत भोजन का पाचन करने के लिए दो प्रमुख अंग पाए जाते हैं। उन दो प्रमुख अंगों के अंतर्गत बात की जाए तो प्रथम जो प्रमुख अंग होता है वो होता है जीभ, टंग के नाम से जिसे जानते हैं। जीभ एक मांसल और लचीली संरचना होती है। ये मांसल और लचीली जो संरचना होती है, ये भोजन को पचाने के साथ साथ उसे मुंह में घुमाने का या गति कराने का कार्य भी करती है। मुख गुहा में जो दूसरा भाग होता है उसे हम नाम देते हैं दांत। इनके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये मुख गुहा जो होती है, इसकी संरचना किससे बनी होती है? तो मुख गुहा की संरचना के अंतर्गत दो चीजें पाई जाती हैं। अगर मुख गुहा की संरचना की मैं बात करूं तो मुख गुहा की संरचना के अंतर्गत दो भाग या दो अंग पाए जाते हैं, जिसमें से मुख गुहा का ऊपरी जो भाग होता है, मुख गुहा के इस ऊपरी भाग को आप नाम देते हैं तालु। मुख गुहा के ऊपरी भाग को क्या नाम दिया जाता है? तालु। जबकि मुख गुहा का जो निचला, जिस स्थान पर जीभ पाई जाती है या जीभ टिकी हुई होती है, वो होता है मुख गुहा का निचला भाग। और इस मुख गुहा के निचले भाग को आप नाम दे सकते हो फर्श। मुख गुहा के निचले भाग को क्या नाम दे सकते हैं? फर्श। तो मुख गुहा की संरचना में दो भाग हैं। एक ऊपरी भाग जिसको आप नाम देते हो तालु या इसे पैलेट कहा जाता है, जबकि दूसरा निचला भाग जो होता है उसे हम किसके नाम से जानते हैं? फर्श के नाम से जानते हैं। दोस्तों, तालु जो होता है, तालु भी दो प्रकार के होते हैं। तालु जो होता है, तालु कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? जिसमें से एक को नाम देते हैं हम कठोर तालु। एक को क्या नाम दिया जाता है? कठोर तालु कहा जाता है। और एक का नाम होता है नरम या मुलायम तालु। यहां से सवाल बड़े एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि कठोर तालु जो होता है, इसमें से सवाल पूछता है कि यह भाग किसका बना होता है। तो कठोर तालु का निर्माण होता है अस्थि से। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखना। कठोर तालु का निर्माण किससे होता है? अस्थि से बना हुआ होता है ये। और इसमें कौन सी अस्थि पाई जाती है? तो कठोर तालु में जो अस्थि पाई जाती है, उस अस्थि का नाम होता है पैलेट बोन। उस अस्थि का नाम क्या होता है? पैलेट बोन इसके अंतर्गत पाई जाती है। तो याद रखना कि कठोर तालु किसका बना होता है?
अस्थि से बना होता है और उस अस्थि का नाम क्या होता है, उसे पैलेट बोन के नाम से जानते हैं। हिंदी में इस अस्थि को नाम दिया जाता है तालुका अस्थि। हिंदी में इसे क्या नाम देते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना और ध्यान से ही याद रखना, तालुका अस्थि के नाम से इसे जाना जाता है। जबकि नरम या मुलायम तालु जो होता है, इस नरम या मुलायम तालु का निर्माण होता है पेशी से, और पेशियों के साथ साथ इसमें पाए जाते हैं संयोजी ऊतक, जिसको हम नाम देते हैं कंजक्टिव टिश्यू। क्या नाम दिया जाता है, जिसे संयोजी ऊतक या इसे कंजक्टिव टिश्यू कहा जाता है। तो तालु दो प्रकार के हैं, एक अस्थि से बना हुआ तालु, तो अस्थियां कठोर होती हैं इसलिए इसे नाम दिया गया कठोर तालु। कौन सी अस्थि होती है, तो उसका नाम है पैलेट बोन। जबकि दूसरा जो है उसे बोलते हैं नरम या मुलायम तालु, जो किसका बना होता है, पेशी या संयोजी ऊतक कंजक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। मुख गुहा में दांत व गाल ये दोनों एक दूसरे के संबंध में होते हैं। दांत व गाल के मध्य एक रिक्त स्थान या एक खाली भाग पाया जाता है। के मध्य का भाग जो होता है, इन दोनों के मध्य के भाग को नाम दिया जाता है प्रघाण, जिसे आप वेस्टिबुल के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमारे गाल जो है और आंतरिक भाग के अंतर्गत जो दांत होते हैं, इन दोनों के बीच के अंतर्गत एक रिक्त स्थान पाया जाता है, और उस रिक्त स्थान को हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम प्रघाण या फिर वेस्टिबुल के नाम से जाना जाता है। अब मुख गुहा में और कौन कौन से अंग होते हैं जो इसकी संरचना में सहायक होते हैं, तो मुख गुहा के अंतर्गत दो अंगों की मैं बात करता हूं। इसमें दो अंग पाए जाते हैं, जिसमें से एक अंग को हम नाम देते हैं जीभ। एक अंग को क्या नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है जीभ। और दूसरा जो अंग मुख गुहा में पाया जाता है, उस दूसरे अंग को नाम दिया जाता है दांत या टीथ। ये दोनों मुख गुहा की संरचना निर्माण में अत्यधिक सहायक होते हैं और दोनों ही भोजन के पाचन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जीभ, टंग जो हमारी होती है, इसके बारे में पूछा जाता है कि जीभ एक किस प्रकार की संरचना है। तो जीभ एक मांसल व मोटी संरचना है। कैसी संरचना है जीभ, मांसल व मोटी संरचना जो होती है उसे हम जीभ कहते हैं। ये मांसल और मोटी जो संरचना है, तो मांसल का मतलब ये केवल मांसपेशियों की बनी हुई होती है, और मांसपेशियों की बनी हुई होने के कारण जीभ को कहा जाता है मायोजेनिक। जीभ को क्या कहा जाता है, मायोजेनिक। तो मांसपेशियों से इसका निर्माण होने के कारण जीभ को मायोजेनिक कहा जाता है। किस प्रकार की होती है, मायोजेनिक होती है। आप जानते ही हैं कि जीभ में कोई अस्थि नहीं पाई जाती, इसलिए यह एक अस्थि विहीन संरचना है। जीभ में अस्थि उपस्थित नहीं होती है। अब हमारी जो जीभ है ये मुख गुहा के फर्श वाले भाग पर होती है और ये भोजन को चारों दिशाओं में घुमाने का कार्य करती है। तो जीभ चारों दिशाओं में भोजन को घुमाती है। क्यों घुमाती है, क्योंकि जीभ खुद एक फ्रीडम रूप से घूर्णन करने वाला, रोटेशन करने वाला एक अंग होता है। तो जीभ खुद एक स्वतंत्र घूर्णन योग्य अंग है और जीभ को चारों दिशाओं में घुमाने का कार्य एक महत्वपूर्ण संरचना, उस महत्वपूर्ण संरचना को हम क्या नाम देते हैं, तो जीभ को जो चारों दिशाओं में घुमाने वाली संरचना है। आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, मुख गुहा में स्वतंत्र घूर्णन योग्य अंग, मुख गुहा में स्वतंत्र घूर्णन योग्य अंग जो होता है, यानी कि जो फ्री रोटेशन करता है, उस स्वतंत्र घूर्णन योग्य अंग का नाम क्या होता है, फ्रेनुलम होता है।
और जीभ अपनी पश्च सतह पर यानी कि पीछे की ओर कंठ वाले भाग में किससे जुड़ी हुई होती है? फ्रेनुलम से जुड़ी हुई होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल याद रखना कि जीभ को चारों दिशाओं में घुमाने का कार्य कौन सा भाग या कौन सा अंग करता है? उस अंग का नाम होता है फ्रेनुलम। जीभ दो कार्य करती है मुख गुहा के अंतर्गत। जीभ का प्रथम जो कार्य होता है, इसका फर्स्ट कार्य जो होता है, एक काम तो है ये, हम जो भोजन मुख में ग्रहण करते हैं उस भोजन के अंतर्गत उपस्थित स्वाद का ज्ञान कराती है। तो एक तो ये स्वाद का ज्ञान कराती है, और स्वाद का ज्ञान कराने के लिए जो अंग इसकी सहायता करता है उसे हम नाम देते हैं स्वाद कलिका। उसे क्या नाम देते हैं? स्वाद कलिका कहा जाता है। आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जीभ स्वाद कलिका की सहायता से स्वाद का ज्ञान कराती है। स्वाद कलिका को टेस्ट बड्स के नाम से जाना जाता है। स्वाद कलिका को क्या कहते हैं? टेस्ट बड्स कहा जाता है। तो जीभ स्वाद कलिका की सहायता से किसका ज्ञान कराती है? स्वाद का ज्ञान कराती है। आप इसे स्वाद अंकुर भी बोल सकते हैं। तो एक स्वाद अंकुर नाम हुआ और एक नाम हुआ स्वाद कलिका। जीभ का जो दूसरा कार्य होता है, जीभ का दूसरा और पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है वो कार्य होता है भोजन का पाचन। और भोजन का पाचन करने के लिए जीभ के द्वारा लार का श्रावण होता है। इसका श्रावण होता है। भोजन का पाचन करने के लिए ये किसका श्रावण करती है? लार का सेक्रेशन करती है। सेक्रेशन ऑफ सैल्विया यानी कि लार का श्रावण करती है। और लार का श्रावण करने के लिए जीभ के साथ पाई जाती हैं लार ग्रंथि, जिनकी बात हमने कल के वीडियो में भी की थी कि हमारे शरीर में सबसे पहली जो पाचन ग्रंथि होती है वो होती है लार ग्रंथि, जो कि कहां पाई जाती है? मुख गुहा में होती है। सैल्विया ग्लैंड जिन्हें कहा जाता है। तो भोजन का पाचन करने के लिए जीभ किसका सेक्रेशन करती है? लार का श्रावण करती है। किससे होता है? वो लार ग्रंथियों की सहायता से होता है। अब सवाल आता है लार ग्रंथियां संख्या में कितनी होती है? तो लार ग्रंथियों की संख्या होती है 3 जोड़ी। लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी, अर्थात 6 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लेकिन यहां पर याद रखना कि छोटे बच्चों के अंतर्गत, कितने छोटे? 4 माह या उससे कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के अंतर्गत लार ग्रंथियों की संख्या 4 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी? 4 जोड़ी, क्योंकि उन बच्चों के अंतर्गत अश्रु ग्रंथि लैक्रिमल ग्लैंड जो होती है वो नहीं पाई जाती है। आपने महसूस भी किया होगा, देखा भी होगा, 4 माह या उससे छोटे बच्चे को आप रुलाकर देखो या उसको रोते हुए आपने देखा होगा तो उसको कभी भी आंसू नहीं आते हैं। आंसू क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उसके अंतर्गत अश्रु ग्रंथि लैक्रिमल ग्लैंड नहीं पाई जाती है, जबकि उसके स्थान पर एक जोड़ी अतिरिक्त लार ग्रंथि पाई जाती है। लेकिन जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, 4 माह से अधिक वो वृद्धि करता है या उम्र में बढ़ोतरी होती है, तो चौथे नंबर की जो लार ग्रंथि है या चौथे नंबर की जो ग्रंथि होती है वो किसमें बदल जाती है? अश्रु ग्रंथि में परिवर्तित हो जाती है। तो टोटल 4 माह से कम के बच्चे में पूछा जाए जब तो 4 जोड़ी आंसर होगा। उससे अधिक उम्र या एडल्ट में पूछा जाए तो आपका आंसर कितने जोड़ी होता है? 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है। अभी हम बात करते हैं जीभ के कार्यों में से प्रथम कार्य की बात। जीभ का प्रथम कार्य क्या था? स्वाद का ज्ञान कराना। ये इसका फर्स्ट कार्य था, स्वाद का ज्ञान कराना। और स्वाद का ज्ञान के लिए मैंने अभी बताया था कि इस पर पाई जाती है स्वाद कलिका। स्वाद कलिका को टेस्ट बड्स बोलते हैं। जीभ का कौन सा भाग किस प्रकार के स्वाद का ज्ञान कराता है, यही सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
तो हमारे जीव की संरचना किस प्रकार की होती है? हमारे जीव की संरचना होती है इस प्रकार की। मानव में पाई जाने वाली जीव का आकार कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देता है और इस जीव के आकार को हम कुछ भागों में विभाजित करते हैं। इसका ये वाला जो भाग होता है, इस भाग को हम नाम देते हैं पश्च भाग या पिछला भाग। तो ये भाग तो हुआ हमारी जीव का पश्च भाग। जीव का ये आगे का जो भाग दिख रहा है, जो आपको नुकीला दिखाई दे रहा है, इस भाग को हम नाम देते हैं जीव का अग्रभाग। ये जीव का अग्रभाग। जीव के किनारों के साथ वाला जो हिस्सा होता है, इस हिस्से को हम नाम देते हैं पार्श्व या साइड वाले भाग का नाम देते हैं। तो जीव के जो ये भाग होते हैं, इन्हें नाम दिया जाता है पार्श्व, साइड। ये भी लेटरल भी आप इसको बोल सकते हो। ये दोनों पार्श्व भाग होते हैं। और जीव का ये वाला जो भाग होता है, इसे हम नाम देते हैं मध्य भाग। तो हमारी जीव जो है उसकी संरचना को हमने कितने भागों में बांटा? 4। अग्रभाग, पश्च भाग, ये दोनों साइड वाले हिस्से, और बीच का होता है मध्य भाग। किस भाग से किस प्रकार के स्वाद का पता चलता है? तो जीव का अग्रभाग जो होता है, ये हमें ज्ञान कराता है मीठे स्वाद का। कौन से स्वाद का? मीठा। जीव का पश्चिम भाग होता है, ये हमें ज्ञान कराता है कड़वे स्वाद का, ये कड़वा। जीव के साइड वाले हिस्से जो होते हैं, इन दोनों से हमें पता चलता है खट्टेपन का या खट्टा स्वाद का अनुभव, ये हमको कराते हैं। तो ये है हमारी जीव का पार्श्व भाग जो खट्टा स्वाद। और जीव का मध्य वाला जो भाग होता है, ये हमें नमकीन स्वाद का ज्ञान कराता है। ये सवाल ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि जीव के किस भाग से कौन से स्वाद का अनुभव होता है। तो याद रखना, अग्र भाग से मीठा, पश्च भाग से कड़वा, साइड वालों हिस्सों से खट्टा और मध्य भाग से कौन सा? नमकीन। काफी बार यहां से अप्लाइड क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपको कोई गोली या टैबलेट लेनी हो तो आप उसे जीभ के किस भाग पर रखेंगे? तो इसका आंसर आप क्या देंगे? इसका आंसर होता है जीभ के अग्र भाग पर रखते हैं, क्योंकि अगर हम उसे पीछे वाले भाग पर, जैसा कि अमूमन हम सामान्य रूप से करते हैं कि हमारी जहां तक अंगुलियां पहुंचती है, हम टैबलेट को उस स्थान पर रखने का प्रयास करते हैं और उस स्थान पर कौन सा स्वाद होता है? कड़वा। तो टैबलेट जीभ पर रखते ही हमें कड़ेपन का अनुभव कराती है। इसलिए जब भी परीक्षा में सवाल आए कि गोली या टैबलेट लेते समय उसे किस भाग पर रखते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? अग्र भाग पर रखा जाता है। अगला जो कार्य था जीभ का, तो जीभ का दूसरा जो कार्य था वो था लार का सेक्रेशन, लार का श्रावण कराना। और लार का श्रावण कराने के लिए बात की थी, इसमें पाई जाती है लार ग्रंथि, जो संख्या में कितनी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं। कौन सी ग्रंथि किस प्रकार के स्वाद का ज्ञान कराती है? तो कौन कौन सी है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहली जो लार ग्रंथि होती है, उस लार ग्रंथि को हम नाम देते हैं अधोजिह्वा। उसे क्या नाम दिया जाता है? अधोजिह्वा उसे नाम दिया जाता है। ये होती है एक जोड़ी या पहली लार ग्रंथि, जिसे हम बोलते हैं अधोजिह्वा। इसे अंग्रेजी में नाम देते हैं सबलिंगुअल, इसे कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? सबलिंगुअल लार ग्रंथि या सबलिंगुअल ग्रंथि, ग्लैंड कहा जाता है। सवाल यहां से पूछा जाता है ये ग्रंथि किस स्थान पर उपस्थित होती है? तो यह ग्रंथि पाई जाती है जीभ के किनारों के दोनों ओर। जीभ के किनारों पर दोनों तरफ पाई जाती है, दोनों तरफ। कहां पर होती है मैं चित्र में भी आपको बता देता हूं कि ये हमारी जीभ की संरचना है। ये इसका एक किनारा और ये इसका दूसरा किनारा, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं एक जोड़ी। तो ये होती है एक जोड़ी लार ग्रंथि। 2 सवाल यहां से बनते हैं। पहला सवाल कहां होती है? तो जीभ के किनारों पर होती है। और दूसरा कि ये सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। क्या है ये? सबसे छोटी। सवाल पूछा जाता है
सबसे छोटी लार ग्रंथि। सवाल पूछा जाता है कि लार ग्रंथियों में सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी होती है। तो सबसे छोटी जो लार ग्रंथि है उसका नाम है अधोजीव्या, जो जीभ के किनारों पर दोनों तरफ उपस्थित होती है। दूसरी जो लार ग्रंथि है उस दूसरी लार ग्रंथि को नाम दिया जाता है अधोहनु। उसे नाम देते हैं अधोहनु, इसे कहा जाता है। अधोहनु निचले जबड़े की अस्थि होती है। इसे आप नाम देते हैं सबमैक्सिलरी। इसे क्या नाम देते हैं? इसे सबमैक्सिलरी कहा जाता है, या इसे कुछ जगह सबमैंडिबुलर भी लिखा हुआ होता है। तो ये दो दूसरे नंबर की जो होती है, दूसरे नंबर की लार ग्रंथि है। और ये वाली जो लार ग्रंथि है ये कहां पाई जाती है? तो इसका स्थान नाम से पता चल रहा है, अधोहनु। अधोहनु मैंने कहा, हनु का मतलब जबड़ा, अधो का मतलब निचला। तो ये निचले जबड़े के पास स्थित होती है। ये कहां स्थित होती है? निचले जबड़े के पास स्थित होती है। तो ये है दूसरे नंबर की लार ग्रंथि। तीसरी जोड़ी जो लार ग्रंथि पाई जाती है उस तीसरी जोड़ी लार ग्रंथि का नाम होता है कर्णमूल। तीसरी जोड़ी लार ग्रंथि का नाम क्या है? कर्णमूल। इसे हम पैरोटिड के नाम से जानते हैं। इसे पैरोटिड लार ग्रंथि या पैरोटिड सैल्विया ग्लैंड भी कहा जाता है। इसमें भी सवाल है कि ये कहां पाई जाती है, तो ये आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है। कर्ण, कर्ण का मतलब कान और मूल का मतलब जड़, यानी कि कान की जड़ या कान के निचले हिस्से में यह ग्रंथि उपस्थित होती है। आप कान के निचले हिस्से में अगर अंगुली लगाकर देखते हैं तो आपको अनुभव होगा कि कान के निचले हिस्से में या निचला हिस्सा जहां है वहां पर हमारा जबड़ा खत्म हो जाता है। तो इसके स्थान को बताने के लिए आप दो प्रकार से इसे बता सकते हैं कि ये कहां स्थित होती है। तो एक बात आप याद रखना कि ये कान के नीचे स्थित होती है। एक चीज याद रखो, कहां स्थित होती है? कान के नीचे। और अगर आपसे दूसरा ऑप्शन दिया हुआ हो तो वो होता है जबड़े के अंत में। दोनों तरीके से आप इसे बोल सकते हैं कि ये कान के निचले हिस्से में होती है या फिर जबड़े के अंत में पाई जाती है। और इसमें से सवाल हमारे शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। तो तीनों जोड़ी लार ग्रंथियों में सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है अधोजीव्या, जबकि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन होती है? कर्णमूल ग्रंथि पाई जाती है। दोस्तों, यह ग्रंथि सांप में भी स्थित होती है, लेकिन सांप में यह ग्रंथि लार का श्रावण नहीं करके किसका श्रावण करती है? विष ग्रंथि। तो अगर सवाल पूछा जाए कि सांप में विष ग्रंथि का कार्य कौन सी ग्रंथि द्वारा किया जाता है, तो आपका आंसर होगा कर्णमूल ग्रंथि होता है। आज हम केवल लार के संरचना जीव की संरचना और जीव के कार्यों की ही बात कर रहे हैं। आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों, आपको मैंने काफी बार भी बोला है और जैसे कि आपके कमेंट्स आ भी रहे हैं, अध्ययन अपना निरंतर जारी रहेगा। इसके साथ साथ आपकी जो भी समस्याएं होंगी, रसायन विज्ञान संबंधी समस्याओं को भी लेकर मैं आपके सामने वीडियो लेके आऊंगा। बस आपसे उम्मीद है और आशा है कि आप अपने इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।